प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति भारत की सर्वोच्च कार्यपालिका अध्यक्ष होता है और इस सर्वोच्च कार्यपालिका अध्यक्ष होने के नाते उसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनको हम दो भागों में विभाजित करते हैं अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ, संकटकालीन शक्तियाँ। आज हम राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये वे शक्तियाँ होती हैं जो सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग की जाती हैं। इसको सामान्यकालीन शक्तियाँ कहते हैं। इन सामान्यकालीन शक्तियों को हमने कुछ भागों में विभाजित किया है। पहला है कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियाँ। संघ की जो सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है और अनुच्छेद 53 में ये प्रावधान किया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा करेगा। तो स्पष्ट है कि शासन की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में होती है और राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा करवाएगा। तो इस तरह से शासन की जो समस्त कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा महत्वपूर्ण अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें पदच्युत किया जाता है। जैसे भारत की जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, प्रधानमंत्री है, उसकी सलाह पर अन्य मंत्री हैं, राज्यों के राज्यपाल हैं, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं, महालेखा परीक्षक है, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य हैं, विदेशों में राजदूत हैं। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक आयोगों की नियुक्ति की जाती है। इन आयोगों में हम अंतर्राज्यीय परिषद है, निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है, राज्य भाषा आयोग है, पिछड़े वर्गों की दशा सुधारने से संबंधित आयोग हैं। तो ये जो विभिन्न प्रकार के आयोग होते हैं इन आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों का निर्वाचन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये आयोग भी राष्ट्रपति के द्वारा गठित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति मंत्रियों, राज्यपालों, महान्यायवादी और सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पदच्युत करने का अधिकार भी रखता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उन्हें पदच्युत करने का अधिकार है। लेकिन साथ में हमें ये भी ध्यान रखना होगा जब हम उसकी कार्यपालिका शक्तियों का अध्ययन कर रहे हैं तो ये जो व्यवस्थाएं हैं वो केवल सैद्धांतिक हैं, यानी संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति को ये सारे अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा इन अधिकारों का उपयोग वास्तविक कार्यपालिका से प्राप्त परामर्श के आधार पर किया जाता है। और हम जानते हैं कि जो संसदीय शासन व्यवस्था वाले देश होते हैं उसमें कार्यपालिका दो भागों में होती है। राष्ट्रपति नामात्र की कार्यपालिका होता है और मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की जो शक्तियां हैं जिनका उपयोग संविधान में उसे दिया गया है, उससे ये अपेक्षा की गई है कि वह इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार ही करेगा। तो व्यवहार में सैद्धांतिक रूप से तो ये शक्तियाँ राष्ट्रपति की होती हैं, लेकिन व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग वह मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार करता है। लेकिन जहाँ तक प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रश्न है, इसमें राष्ट्रपति को परंपरा ये है कि यदि लोकसभा में किसी गठबंधन को या
किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है तो राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को ही राष्ट्रपति बनाने के लिए बाध्य होता है। लेकिन यदि किसी गठबंधन को या किसी दल को लोकसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति को ये विवेकाधिकार होता है कि वो स्वविवेक से निर्णय लेता है कि वो किसे प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करे। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा कार्यपालिका संबंधित और भी शक्तियां हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के नियमों का निर्माण। राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न प्रकार के नियमों का निर्माण किया जाता है। वह जैसे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियों और संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करता है। तो इनसे संबंधित वो कुछ नियम बनाता है। इसके अलावा संघ की जो इकाइयां हैं जिसे हम राज्यों के नाम से जानते हैं, उन पर भी राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है। वह राज्य सरकारों को निर्देशित, नियंत्रित और समन्वित करता है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा उस विवाद को सुलझाने के लिए परामर्श दिया जाता है। इसके लिए वह अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। तो इस तरह से वह संघीय विषयों का प्रशासन राज्य सरकारों को सौंप सकता है, ये उसे अधिकार प्राप्त है। तो इस तरह से काफ़ी संघीय इकाइयों पर भी उसका नियंत्रण होता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में वो देश का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देश का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है। इसके अतिरिक्त जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं उसमें देश का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशों के राजदूतों और कूटनीतिज्ञों को अपने देश में मान्यता देता है। विदेशों के साथ संधि और समझौते करने का उसे अधिकार होता है। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं उसमें वो देश का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च सेनापति भी होता है, यानी वो प्रधान सेनापति है। और प्रधान सेनापति होने के नाते वह आवश्यकता अनुसार संकटकालीन स्थिति में प्रतिरक्षा सेनाओं का संचालन करता है। परंतु इसमें यह है कि राष्ट्रपति के द्वारा युद्ध की घोषणा नहीं की जा सकती है। युद्ध संसद की स्वीकृति के बिना न तो वो युद्ध की घोषणा कर सकता है, न ही सेनाओं का वो प्रयोग कर सकता है। अब हम विधायी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये तो हमने राष्ट्रपति की कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियाँ पढ़ी थी। अब हम देखेंगे कि विधायी क्षेत्र में यानी कानून बनाने के क्षेत्र में राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, यानी संसद के 3 भाग होते हैं, 3 अंग माने जाते हैं, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी उसमें सम्मिलित होता है। और संसद का अभिन्न अंग होने के नाते वो विभिन्न प्रकार की शक्तियों का, विधायी शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति के द्वारा संसद का अधिवेशन बुलाया जाता है तथा उसका सत्रावसान करता है। वह किसी भी समय में लोकसभा को विघटित कर सकता है। जब संसद का अधिवेशन प्रारंभ होता है तो वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण देता है, जिसमें सरकार के कार्यों एवं नीतियों की घोषणा की जाती है। इसके अतिरिक्त वह समय समय पर संसद को संदेश भेज सकता है, और यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य में कोई मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वह उसकी संयुक्त बैठक भी बुला सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को संसद में सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। वह
कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को मनोनीत करता है। ऐसे 12 सदस्य उसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसके अलावा वह लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। संसद के द्वारा जो पारित विधेयक होता है वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद ही कानून का रूप धारण करता है। तो राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वह उस पर हस्ताक्षर कर दे या उसे पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। परंतु यदि संसद ने उसे पुनः पारित कर दिया तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को उसे स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। वह उस स्थिति में निषेधाधिकार का उपयोग नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्राप्त है। जिस समय संसद का अधिवेशन नहीं होता है उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और इन अध्यादेशों का प्रभाव कानून संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों के समान ही होता है। इसके अतिरिक्त राज्यों के संबंध में कुछ विधायी शक्तियाँ उसे प्राप्त हैं। इनमें हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिनको राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। जैसे राज्य द्वारा संपत्ति प्राप्त करने के लिए बनाए गए कोई अधिनियम है, वे अधिनियम जिन पर भारत की संसद को भी अधिनियम बनाने का अधिकार है। कुछ विशिष्ट प्रकार के कर लगाने से संबंधित विधेयक हैं। इसके अतिरिक्त किसी राज्य के अंदर या दूसरे राज्य के साथ व्यापार आदि पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयकों को भी विधानसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो इस तरह से कुछ विशिष्ट मामलों में राज्यों से संबंधित अधिनियमों के लिए भी राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होता है। इस तीसरी राष्ट्रपति की सामान्य कालीन शक्ति है वित्तीय शक्तियाँ। वह देश की जो आय व्यय का लेखा जोखा होता है, जिसे हम सामान्यतः बजट कहते हैं, वह प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत करता है। उसकी अनुमति के बिना धन विधेयक, वित्त विधेयक या अनुदान की मांग लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती है। भारत की जो आकस्मिक निधि है उस पर भी उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। उसे वित्तीय आयोग नियुक्त करने का अधिकार है। तो वित्त आयोग के द्वारा केंद्र और राज्यों में वित्तीय संसाधनों का बंटवारा किया जाता है, तो वित्त आयोग नियुक्त करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। जैसे राष्ट्रपति को क्षमादान का व्यापक अधिकार प्राप्त है। वह किसी अपराध में दंडित व्यक्ति को के अपराध को कम कर सकता है अथवा उसे पूर्ण क्षमादान भी प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से सम्मति मांग सकता है। तो ये अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। अब जो सम्मति सर्वोच्च न्यायालय ने उसे दी है वो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है कि उस सम्मति को माने अथवा नहीं माने। इसके अतिरिक्त राज्यों से संबंधित कुछ अधिकार हैं। जैसे राष्ट्रपति को राज्यों की व्यवस्थापन के संबंध में शक्ति प्राप्त है, जिनका अभी थोड़ी देर पूर्व अपन ने अध्ययन किया था कि कुछ विशिष्ट प्रकार के विधेयक होते हैं जिनको विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है कि राज्यपाल ऐसा महसूस करता है कि यह विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के लिए जाना चाहिए, तो ऐसे विधेयक पर वो हस्ताक्षर करने से पहले राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति को राज्यों के वित्त के संबंध में कुछ अधिकार प्राप्त हैं। जैसे जो वित्त आयोग का गठन उसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे विषयों के संबंध में कुछ कार्य सौंप सकता है जो संघ की कार्यपालिका से संबंधित हैं। वह राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करता है। तो ये राज्यों से संबंधित अधिकार प्राप्त हैं राष्ट्रपति को। तो इस तरह से हमने राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ देखी और इससे अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का अध्ययन करेंगे।